युद्ध की जमीन से निकला सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका ने सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए 100 एलीट कमांडो और 12 जंगी जहाज ईरान की सरजमी पर उतार दिए, या फिर इस रेस्क्यू मिशन के पीछे एजेंडा कुछ और था, जैसा कि ईरान का दावा है। तस्वीरें बुशहर की हैं, जहां धमाके न्यूक्लियर प्लांट से महज 75 मीटर की दूरी पर हुए हैं। लेकिन असली खेल इस्फहान के आसमान में हुआ है, जिसे ईरान डिसेप्शन ऑपरेशन कह रहा है। ईरान का सीधा दावा है कि पायलट तो सिर्फ एक बहाना था। अमेरिका की असल मंशा इस्फहान में मौजूद संवर्धित यूरेनियम को चुराना था। लेकिन यह मिशन फेल हुआ और अमेरिका को अपनी फजीहत छिपाने के लिए खुद अपने ही विमानों में आग लगानी पड़ी, ये उनका दावा है। और इसीलिए ईरान ने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया है, यूएसए कैन नॉट इन्वेड ईरान, यानी अमेरिका चाहकर भी ईरान पर जमीनी कब्जा नहीं कर सकता। देखिए, आगे युद्ध की बिसात पर फैसले भावनाओं और दावों पर नहीं होते हैं, आंकड़ों पर भी होते हैं। तो कचहरी में अब डेटा फाइल खोलते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों का आप जमावड़ा देखिए, 50,000 का नंबर ये पार कर चुका है। ये 2003 के इराक आक्रमण के बाद सबसे बड़ी तैनाती है फोर्सेस की। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये संख्या ग्राउंड इन्वेजन के लिए ऊंट के मुंह में जीरे सा है। अब एक तुलना और देखिए, महज 40 किलोमीटर की गाजा स्ट्रिप, इजराइल ने फिर भी 3 लाख सैनिक उतारे। 2003 में इराक को जीतने के लिए अमेरिका ने 2.5 लाख फौज उतारी। तो उस लिहाज से भी 50,000 सैनिक वो नंबर नहीं है जो अमेरिका को जमीनी सैन्य अभियान के लिए एज देता हो। भूगोल और आबादी के लिहाज से भी 9 करोड़ की आबादी और उबड़ खाबड़ पहाड़ों वाले ईरान को 50,000 सैनिकों के दम पर जीतना तो दूर, होल्ड करना भी नामुमकिन है। साफ है, पेंटागन के पास बम तो है, लेकिन ईरान की जमीन पर अभी मौजूदा ऑन ग्राउंड फोर्स के हिसाब से टिकने का दम नहीं। और अमेरिका की जनता युद्ध के खिलाफ जिस तरह से ट्रंप साहब को अपने घर में घेर रही है, तो अमेरिका भी सीधे जमीनी लड़ाई में यूं उतर जाए, ऐसा नहीं है। जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, वो उसी बुशहर की हैं जिसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर लगातार अटैक हो रहे हैं। लेकिन इस बार धमाके की धुरी थोड़ी बदली हुई थी। अमेरिका और इजराइल के बारूदी हमले बुशहर में ईरान के सैन्य अड्डे पर हुए। एक बार फिर मशरूम क्लाउड जैसी आकृति नजर आई। लगता है इस बार फिर अमेरिका ने बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन इन्हीं धमाकों के बीच एक बार फिर ईरान का परमाणु प्लांट, परमाणु पावर सेंटर स्टेज पर आ गया। सवाल है, बार बार बुशहर को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या बुशहर के नाम पर अमेरिका बड़ी प्लानिंग कर चुका है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि बुशहर वही न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार हमले हुए हैं। और IAEA अब ये कह चुका है कि इस बार जो हमला हुआ वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से सिर्फ 75 मीटर दूर था, यानी पावर प्लांट जद में आ सकता था, और अगर ऐसा होता तो रेडिएशन लीक का खतरा बढ़ सकता था। इस बीच IAEA चीफ का एक इंटरव्यू वायरल है, जिसमें वो कहते सुनाई देते हैं कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम अभी जिंदा है। Of this material is a lot, so even if you move part of it, you could still have amounts that would be enough to manufacture a few warheads. Basically, it's in Isfahan, and there is also some in Natanz. But basically, the bigger inventory is in Isfahan. जिस वक्त पूरी दुनिया की नजर बुशहर पर थी, पेंटागन में शायद एक बार फिर इस्फहान वाले सेंटर की चर्चा हो रही होगी, क्योंकि 5 अप्रैल को एक ऐसा मिशन अंजाम दिया गया जिसे लेकर अब अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कुछ सवाल जन्म ले चुके हैं। क्या अमेरिका ने वाकई एक पायलट को बचाने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया? क्या अमेरिका के 100 स्पेशल कमांडो किसी और मिशन के लिए भी ईरान उतरे थे? क्या अमेरिका की स्पेशल एलीट टीम की नजर ईरानी यूरेनियम पर थी? क्या ईरान का संवर्धित यूरेनियम चोरी होते होते रह गया? दरअसल ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान के मुताबिक अमेरिका का ये ऑपरेशन सिर्फ पायलट को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि ये धोखा था। ये ईरान के यूरेनियम को चोरी करने की साजिश थी। इस पूरे सैन्य ऑपरेशन के पीछे एक गहरी साजिश छिपी हो सकती है।
इस संभावना को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि ये संवर्धित यूरेनियम चोरी करने के लिए एक डिसेप्शन ऑपरेशन यानी धोखे का अभियान था। हालांकि हकीकत यह है कि इस ऑपरेशन का परिणाम दूसरे पक्ष के लिए भारी विफलता के रूप में सामने आया है। अब ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह की रिपोर्ट्स कुछ दिन से फ्लोट हो रही थी, जिसमें कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इस बात की आशंका जता रहे थे कि अमेरिका एक स्पेशल बूट्स ऑन ग्राउंड वाला ऑपरेशन अंजाम दे सकता है, उसी को ईरान ने आरोपों की शक्ल दे दी। ये तक कहा गया कि ऑपरेशन फेल हुआ, अमेरिका की फजीहत हुई। हमारा मानना है कि ये खुदा की रहमत थी जिसने ईरानी राष्ट्र की मदद की। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रतिरोध, दृढ़ता और रक्षा का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। यह ऑपरेशन अमेरिका के लिए एक बड़ा अपमान और आपदा साबित हुआ है। दरअसल ईरान और अमेरिका दोनों के मिशन पायलट को लेकर अलग अलग दावे सामने आए हैं। ईरान कहता है कि अमेरिका का मिशन पायलट फेल हो गया, उसके कम से कम 12 प्लेन और ड्रोन खत्म कर दिए गए, जबकि अमेरिका दावा करता है कि चूंकि अमेरिकी तकनीक ईरान के हाथों न लगे, इसलिए उसने खुद अपने विमानों को, अपने हेलीकॉप्टर्स को जला दिया। जबकि ईरान कहता है कि अमेरिका को ईरानी जमीन पर उतरने की असलियत का अंदाजा हो गया। अमेरिका सेना ने अपने दुर्घटनाग्रस्त लड़ाकू विमान के पायलट को बचाने के लिए हताशा भरी कोशिश की और 5 अप्रैल की सुबह तड़के कई दुश्मन विमान हमारे देश ईरान में घुस आए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस सिस्टम और जमीनी मोज़ैक डिफेंस प्लान की वजह से हमने सैन्य और सुरक्षा घेरा स्थापित किया। इसी के चलते 2 C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों समेत कई विमानों को निशाना बनाया गया और उन्हें इस्फहान के दक्षिण में आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर किया गया। आपने ध्यान दिया, ईरानी सेना के प्रवक्ता ने आखिर में इस्फहान का नाम लिया, यानी ये पूरा ऑपरेशन इस्फहान के आसपास था। इसलिए शक और ज्यादा गहरा गया कि क्या वाकई अमेरिका ने पायलट बचाने के नाम पर इस्फहान में मौजूद ईरानी संवर्धित यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं होती। ऐसे जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन में सीमित जानकारी शेयर की जाती है। इससे पहले अल जजीरा और CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा था। 47 साल से वो कह रहे हैं कि सैंक्शन लगाओ, आर्थिक नाकेबंदी की, तेल नहीं बेचने दिया, लेकिन अब ईरान का तेल खरीदा जा रहा है। उन्होंने सिचुएशन का सही अंदाजा नहीं लगाया। अब पावर का बैलेंस हमारी तरफ शिफ्ट हो चुका है। हम उनके सैंक्शन, उनके कातिलाना हमलों और इस युद्ध, इन तीनों का जवाब दे रहे हैं। हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो पावर है वो लॉजिक के आधार पर है, लेकिन वो ताकत पर यकीन रखते हैं, लेकिन फिर भी लॉजिक को हरा नहीं पाए। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि ये मिशन फेल होते होते बचा क्योंकि 2 प्लेन खराब हो चुके थे। रिपोर्ट कहती है तकनीकी खराबी के कारण इस मिशन में शामिल 2 विमानों ने उड़ान भरने से इनकार कर दिया, जिससे दर्जनों कमांडो दुश्मन के इलाके में फंसने के कगार पर पहुंच गए। अमेरिकी विशेष बलों ने पायलट को तो ढूंढ निकाला, लेकिन जब वापस लौटने की बारी आई तो घुसपैठ में इस्तेमाल किए गए 2 MC-13J कमांडो 2 विमान खराब हो गए, उड़ने लायक ही नहीं रह गए थे। हालांकि जैसे तैसे पायलट को निकाला गया और शायद यूरेनियम को निकालने वाला मिशन अधूरा रह गया। वैसे यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि यूरेनियम को छूने और उसे सुरक्षित करने के लिए एक्सपर्ट वैज्ञानिकों और टेक्नीशियंस की टीम ही चाहिए। इसमें सबसे पहला नाम है NDT यानी न्यूक्लियर डिसेबलमेंट टीम्स का। ये अमेरिकी सेना की सबसे विशिष्ट टीमें हैं। इन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब स्क्वाड कहा जाता है। इनका काम ही दुश्मन के परमाणु ठिकानों में घुसकर उन्हें निष्क्रिय करना होता है। माना जाता है कि NDT दुनिया की इकलौती ऐसी टीम है जो एक्टिव वॉर जोन में से भी न्यूक्लियर मटेरियल को हैंडल कर सकती है। इसके बाद है नेस्ट यानी न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम। ये अमेरिकी ऊर्जा विभाग की एक सीक्रेट टीम है जिसमें टॉप लेवल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं। ये लोग तय करते हैं कि यूरेनियम को किस बक्से में और कैसे ले जाना है। सबसे पहले तो वो जो मिलिट्री सपोर्ट दे, यानी कि प्रोटेक्शन टीम, जिसमें डेल्टा फोर्स हो सकती है या नेवी सील हो सकती है। फिर जो टेक्निकल टीम है उसमें न्यूक्लियर डिसेबलमेंट टीम, यानी कि वो लोग जिनके पास में NPT सूट यानी कि न्यूक्लियर प्रोटेक्शन सूट होगा, जो उन्हें केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर इनमें से किसी भी तरह के रेडिएशन से सेफ्टी दे सके। फिर रेडिएशन प्रोटेक्शन गियर, इस तरह का
एक एयरक्राफ्ट भी अमेरिका के पास है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भेजा गया था, और उसके साथ साथ फिर उनके पास कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव या तो एक अच्छा साइंटिस्ट या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव साथ में होना चाहिए। और इसके बाद यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाने के लिए एक हवाई एरिया को सिक्योर करना होगा। अगर आसपास कोई हवाई स्ट्रिप मौजूद नहीं है तो उसे तैयार करना होगा, ताकि पहले इसे हेलीकॉप्टर्स या दूसरे विमान के जरिए बेस तक पहुंचाया जाए और फिर ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए उसे अमेरिका ले जाया जाए। तो क्या 5 अप्रैल को ईरान में 2 ट्रांसपोर्ट प्लेन इसीलिए आए थे? हालांकि पायलट वाले ऑपरेशन के बाद ये कहा जा रहा है कि ईरानी यूरेनियम को हासिल करना फिलहाल आसान काम नहीं लगता।